जय हिंद, नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षकों का टीचर्स एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिक्षण कौशल के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षण के सूत्र पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षण के सूत्र होते क्या हैं। देखिएगा, कक्ष में जब आप किसी विषय का शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय एक टीचर के सामने बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। ये कठिनाइयां क्या हो सकती हैं? मूल पाठ जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसका आप कैसे आरंभ करेंगे, उसकी आप प्रस्तावना कैसे रखेंगे। इसके अलावा शिक्षण कार्य में कब क्या आपको विधियां लगानी है, कब आपको कैसे आरंभ करना है, किस क्रम में पढ़ाना है, तो किस प्रकार से आप अपनी कक्षा को रुचिपूर्ण बना सकते हैं। इन सभी कठिनाइयों का शिक्षक को सामना करना पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने कुछ विचार विमर्श और प्रयोगों के द्वारा शिक्षण सूत्रों की खोज की और ये सूत्र हमेशा हमेशा ही शिक्षण की और शिक्षण अधिगम की सफलता की ओर कार्य करते हैं। अगर आप अपने शिक्षण प्रक्रिया को सफल और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना आवश्यक है। यदि आप अपनी कक्ष को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो ये तो हुआ शिक्षण के सूत्र होते क्या है, इस बारे में हमने चर्चा कर ली है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो शिक्षण के सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या आपको हमेशा याद रखनी है, पूछी जा सकती है कि जो शिक्षण के सूत्र हैं उनकी संख्या होती है 11। लिखा हुआ है शिक्षण के सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 11। आपको हमेशा याद रखनी है शिक्षण के सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मित्रों, यहां पर लिखा हुआ है कि हार्वर्ट, स्पेंसन एवं कमेनियस। सबसे पहले हार्वर्ट, स्पेंसन और कमेनियस ने शिक्षण के कुछ सामान्य नियम बनाए थे। बाद में यही शिक्षण के सामान्य नियम जो कि हार्वर्ट, स्पेंसर और एवं कमेनियस ने बनाए थे, बाद में इन्हीं शिक्षण के सामान्य नियमों को शिक्षण के सूत्र का नाम दे दिया गया। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 11। हम इस 11 ही शिक्षण सूत्रों को देखने वाले हैं। मित्रों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो टीचर्स एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम एक एक करके 11 शिक्षण सूत्रों को पढ़ने वाले हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा। मित्रों, हमेशा पहला यहाँ पर आपको सूत्र देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर सरल से जटिल की ओर। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मित्रों मतलब है कि हमेशा पहले बालक को सरल चीजों से अवगत कराना है, सरल चीजों को सिखाना है, इसके बाद कठिन की ओर बढ़ना है। यानी जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं तो पहले आप क्या करते हैं, अगर गणित में आप बालक को जोड़ सिखा रहे हैं तो पहले आप बिना हासिल वाले जोड़ सिखाते हैं ना, कि यहाँ पर आपका 4 और 3 7। इसके बाद जब वो बिना हासिल का जोड़ सीख जाता है तब हासिल वाले जोड़ सिखाते हैं। यानी हमेशा शिक्षक को सरल से कठिन की ओर, यानी पहले सरल चीज सिखाई जाए फिर कठिन सिखाई जाए, ये सूत्र यह बताता है। इसको आपको याद रखना है। बड़ा ही साधारण सा प्रतीत होता है, परंतु ये सूत्र भले ही साधारण सा लगे परंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह आपको हमेशा याद रखना है। तो इसके बाद अगला आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा आपका लिखा हुआ है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब है कि इस शिक्षण सूत्र के अनुसार शिक्षक बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी ज्ञात से अज्ञात का मतलब होता है कि जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ को पहले भी बालक ने उसका कुछ अंश अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, या ना भी पढ़ा हो तो वो पाठ जो आप पढ़ा रहे हैं वो दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं बालक से रूबरू हो रहा होगा। जैसे आप जानवरों का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो जानवर बालक ने बहुत से देखे होंगे। अगर आप विज्ञान में फूल की संरचना पढ़ा रहे हैं तो आपने बालक को बताएंगे कि बहुत सारे आपने बालकों ने फूल देखे हुए हैं, आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए ये फूल। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, यानी जो पूर्व ज्ञान बालकों में है उस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान
से जोड़ते हुए पढ़ाना है, क्योंकि बालक जो जानता है उसको वो जल्दी सीख जाता है। बालक अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर ही नवीन ज्ञान को सीखता है। ऐसी दशा में शिक्षक का ये कर्तव्य ड्यूटी हो जाती है कि वह किसी विषय का शिक्षण करने से पूर्व वह इस बात का पता लगाए कि बालक उस विषय के बारे में पहले से क्या क्या जानता है, कितनी जानकारी रखता है। आप चाहें तो ये पता लगाने के लिए बालकों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। और यहाँ पर मस्तिष्क को ज्ञात तत्व पसंद होते हैं, ये बात बिल्कुल नेचुरल है। और इस पसंद को उन सब बातों तक जिनका उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि हमेशा मस्तिष्क ज्ञात तत्वों को जल्दी सीख जाता है और अज्ञात तत्वों को उससे जोड़कर सीखता है, ये इसका मतलब है। अगला है मित्रों तीसरा, आ जाइए आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले तो आप समझिए कि स्थूल शब्द क्या है और सूक्ष्म शब्द क्या है। स्थूल शब्द का अर्थ होता है जो चीज बड़ी होती है, विशाल होती है, और सूक्ष्म का जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती है, नग्न होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को मूर्त से अमूर्त की ओर क्या कहा जाता है, इसी को मूर्त से अमूर्त की ओर कहा जाता है। मूर्त का मतलब क्या है, जो दिखाई दे वो मूर्त होता है, और अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो दिखाई ना दे वो अमूर्त होता है। तो इसी सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर कहा जाता है। इस सूत्र का क्या मतलब है, आइए तो हम इस सूत्र की आपके सामने चर्चा करते हैं मित्रों। तो इस सूत्र का मतलब होता है कि सबसे पहले बालक को उन चीज़ों के बारे में बताया जाए जो उसको सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हों। यानी कहने का मतलब है जो चीज़ें बालक के सामने दिख रही हो, बालक उन चीज़ों को देख पा रहा हो, उन चीज़ों को उदाहरण देते हुए अगर आप बालक को समझाएंगे तभी वो समझ पाएगा। अगर आप जो बालक ने देखी ही नहीं है चीज़ या जो उसके सामने है नहीं उसका उदाहरण देते हुए समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। यानी स्थूल वस्तुओं से सूक्ष्म वस्तुओं की ओर बताना चाहिए बालकों को। प्रारंभ में छात्रों को स्थूल तत्वों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, इसके बाद में सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। हमेशा बालकों को उन तथ्यों के माध्यम से सिखाना चाहिए जो बालक के संपर्क में हो, जो चीज़ें बालक के संपर्क में रहती हैं। जैसे बालक के, मान लीजिए बालक ने कुत्ता को देखा हुआ है, तो आप कुत्ता को देखते हुए समझा सकते हैं कि बालक ने चूंकि कुत्ता देखा है, जो चीजें बालक ने देखी हैं उनको स्थूल कहा जाएगा, और जो चीजें बालक ने देखी ही नहीं है उनको सूक्ष्म कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस बात को याद रखना है कि बालकों की शिक्षा सदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों की होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों के माध्यम से नहीं। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। लिखा हुआ है पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर ये जो हमारा शिक्षण सूत्र है इसको समझिएगा मित्रों। हमेशा बालक पूर्ण से अंश की ओर सीखता है। कैसे? वैसे तो ये जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रेरित है। कौन सी विचारधारा? गेस्टाल्टवादी विचारधारा। और गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत अगर आप लोग ना जानते हो तो जान लें, वर्दीमर का आपने नाम सुना होगा, कोहलर का आपने नाम सुना होगा, और कोफ्फा का आपने नाम सुना होगा। कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर, ये तीन मनोवैज्ञानिकों के आपने नाम सुने होंगे। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर और कोफ्फा और वर्दीमर द्वारा, कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा हो जिसमें सुल्तान नामक चिंपैंजी के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र काम करता है, आपको याद रखना है। इनका मतलब है, इस सूत्र का मतलब है कि जो भी हम सीखते हैं हम किसी वस्तु को पूर्ण रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि बालक सबसे पहले पूर्ण रूप स्वीकार करता है। जैसे आप किसी बालक को एक पेड़ दिखाएंगे तो क्या बालक कहेगा, अब आप बालक से पूछेंगे कि बालक ने क्या देखा, तो क्या बालक कहेगा कि उसने टहलियां देखी या पत्तियां देखी? बालक कहेगा कि उसने एक पेड़ देखा, क्योंकि वह उस प्रत्यक्ष पूर्ण रूप को स्वीकार करता है। इसके पश्चात अंगों या अंशों को देखता है। उदाहरण के लिए यदि
बालक किसी पेड़ को देखता है तो हम उससे पूछे कि वह क्या है, तो वह उत्तर देगा कि वह पेड़ है, क्योंकि उसका ध्यान संपूर्ण पर ही जाएगा। इस मनोवैज्ञानिक सत्य को ध्यान में रखकर ही शिक्षक बालक को संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम कराए, तत्पश्चात विभिन्न अंगों का परिचय कराए। यानी पहले पूरे पेड़ का आपको बता देना है, इसके बाद उसके विभिन्न अंगों के बारे में बताना है। पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र कार्य करता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसको आपको याद रखना है। नंबर 5 पर यहां लिखा हुआ है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अर्थ होता है? देखिएगा, बालक के अंदर बहुत सी ऐसी अनिश्चितताएं होती हैं किसी भी सिद्धांत को लेकर। कहने का मतलब है बालक अपने मन में कई सारे भ्रम को रखे होता है, तो करना क्या है, शिक्षक का कार्य होता है कि उस भ्रम को, उस अनिश्चितता को निश्चितता की ओर ले जाए, उस भ्रम को दूर करे। बालक के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। जैसे जैसे उसके ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, वैसे वैसे वह अपने पर्यावरण से कुछ सीखने लगता है, अपने भाई बहनों से सीखने लगता है, अपने परिवार से सीखने लगता है, अपने माता पिता से सीखने लगता है, व अपने मित्रों से सीखने लगता है, जो उसके सखे मित्र होते हैं, अपने साथ के जो खेलने वाले होते हैं उनसे सीखने लगता है, और उसी के अनुसार वह न जाने क्या क्या सीख लेता है। तो दोस्तों, हमेशा बालक अनिश्चित से निश्चित की ओर कार्य करता है, और इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को बालकों के अस्पष्ट और अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट और निश्चित करना चाहिए। बालक के विचार आरंभ में अनिश्चित होते हैं, वह विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों इत्यादि से अपने अनिश्चित विचारों को निश्चितता की ओर ले जाता है। अपनी रुचियों तथा आवश्यकताओं के आधार पर एक धारणा बना लेता है। बालक क्या करता है, किसी भी विचार आरंभ में अनिश्चित क्यों होते हैं उसकी, क्योंकि वह किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार एक धारणा बना लेगा। अब आवश्यक नहीं कि उसकी बनाई गई धारणा वो सही हो, तो होता क्या है कि ये धारणाएं प्रायः सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। तो शिक्षक का कार्य होता है कि उस धारणा को सही करे। अगर उसके मन में कोई धारणा गलत है तो उस धारणा को, उस भ्रम को वो दूर करे, सही करे। यही कहलाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या दृश्य से अदृश्य की ओर भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब है कि पहले बालकों को सर्वप्रथम उन विषयों का ज्ञान देना चाहिए जिनको वह देख सकते हैं, तत्पश्चात उन बातों के बारे में बताना चाहिए जिनको वह नहीं देख सकते। जो वस्तुएं बालक के सामने होती हैं उनका ज्ञान वह सब सरलता और शीघ्रता से सीख लेता है। अतः अप्रत्यक्ष का ज्ञान देने के लिए प्रत्यक्ष का प्रयोग करने चाहिए। बालक के सम्मुख आवश्यकता अनुसार प्रत्यक्ष बातों का ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यानी जो चीजें उसको दिखाई दे रही हैं पहले वो सिखाएं, जो नहीं दिखाई दे रही है वो बाद में सिखाएं। ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर या दृश्य से अदृश्य की ओर होता है। अगला है मित्रों, 7वां शिक्षण की सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, या उदाहरण से नियम की ओर, या आगमन से निगमन की ओर। तो देखिएगा, जो उदाहरण से नियम की ओर है या जो आगमन से निगमन की ओर है, इसको आपको बहुत ही याद रखना है। यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर है। सबसे पहले कहता है कि बालक को उदाहरण से उदाहरण दीजिए, और उदाहरण के बाद उदाहरण की सहायता से उसे नियम की ओर ले जाइए, सिद्धांत की ओर ले जाइए। यही कहलाती है आगमन विधि, और यही कहलाता है उदाहरण से नियम की ओर, यही कहलाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, या इसी को आगमन से निगमन की ओर। अब उदाहरण को दृष्टांत भी कहते हैं, तो इसी नियम को दृष्टांत से नियम की ओर भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, या उदाहरण से नियम की ओर, या आगमन से निगमन की ओर एक ही चीज है। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस शिक्षण सूत्र का क्या मतलब है? देखिएगा, यहाँ पर किसी विषय वस्तु के अलग अलग पक्षों को सरलता से समझना और बाद में सभी को जोड़ देना, ये कहलाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। जैसे पहले आप हिंदी में स्वर व्यंजन अलग अलग सिखाते हैं, इसके बाद एक शब्द और एक वाक्य की रचना करना सिखाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ रहे हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। पहले बालक की रुचि, पूर्व ज्ञान आदि की जानकारी लें,
इसके बाद उसी के अनुसार उसे तर्क संगत रूप से पढ़ाएं। यह होता है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। अगला है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। 10वां है अनुभव से युक्ति युक्त या विचार की ओर। इसका मतलब होता है कि बालकों के रोजमर्रा के अनुभव ज्ञान को तर्क के सहारे सिद्ध करवाएं। जैसे पिलवन के नियम को तर्क देकर वस्तुएं पानी में कैसे तैरती हैं, कैसे डूबती हैं, कैसे डूबते हुए तैरती हैं, ये समझाना। तो यह यानी अनुभव के द्वारा सिखाना। बालक जो देख रहा है, जो अपने जीवन में कर रहा है, उस अनुभव के आधार पर सिखाना ही अनुभव से युक्ति युक्त या विचार की ओर शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा। अगला है 11वां प्रकृति का अनुसरण। शिक्षक बालक की रुचि, बुद्धि, उम्र, क्षमता और पूर्व ज्ञान के अनुकूल कर कर सिखाए। यानी कि बालक की जैसी रुचि है, जैसी उसकी बुद्धि है, जैसी उसकी क्षमता है और जिस उम्र का बालक है और जिस प्रकार का उसके अंदर पूर्व ज्ञान है, इन सभी के आधार पर ही उसको सिखाए। ये होता है प्रकृति का अनुसरण। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, आप सभी ने अगर चैनल टीचर्स एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाने से, घंटी के निशान को दबाने से आपके पास समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।